मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों के हित में लिए गए हर निर्णय विकसित भारत के निर्माण के लिए करेंगे और अधिक मेहनत। सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए बीजेपी आज से 1 महीने तक देश भर में चलाएगी विशेष संपर्क अभियान। कंबोडिया नरेश नोरोदोम सिहामोनी को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कंबोडियाई नरेश ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। केंद्र सरकार की ओर से मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज। अमित शाह इम्फाल में महिला प्रतिनिधि मंडल के साथ विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से मिले। कुछ इलाकों में कर्फ्यू में दी गई ढील। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में खारिज हुई जमानत अर्जी। कोर्ट ने कहा, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज ईडी की चार्जशीट पर भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी साहिल खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को यूपी के बुलंदशहर से किया था गिरफ्तार। अमृतसर से कटरा जा रही बस झज्जर कोटली के पास गहरी खाई में गिरी। 10 लोगों की मौत, कई घायल, 2 से 3 की हालत गंभीर। हादसे के कारणों की तलाश जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर जताया शोक। फ्रेंच ओपन में 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच और दुनिया के नंबर 1 कार्लोस अल्कराज पहुंचे दूसरे दौर में। महिला वर्ग में कैरोलिन गार्सिया और ओस्टापेंको ने पार की पहले दौर की बाधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। 26 मई 2014 वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली। इसके 5 साल बाद 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो वो विनम्रता और कृतज्ञता से भर गए हैं। हर निर्णय लिया गया, हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। पीएम ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए 9 साल का अटूट समर्पण है। पीएम ने सरकार की विकास यात्रा की झलक पाने के लिए एक वेबसाइट का भी जिक्र किया और कहा कि लोग इसे देखें क्योंकि ये इस बात को उजागर करने का अवसर भी देता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से लोगों को कैसे लाभ हुआ। और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में भव्य आयोजन कर रही है। एक तरफ जहां मोदी सरकार के मंत्री अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहीं आज बीजेपी अपना विशेष संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है जो 30 जून तक चलेगा। इस दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को अजमेर में बड़ी रैली होगी। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है। इस दौरान देश भर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। आज सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। नोरोडोम सिहामोनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी की ये भारत की पहली राजकीय यात्रा है। उनकी ये यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हो रही है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1952 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। और वहीं इसके बाद कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर राजघाट पर आंगतुंग पुस्तिका में अपना संदेश भी लिखा। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों ने आपसी संबंधों में मजबूती पर बल दिया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बातचीत के दौरान दोनों देशों के संबंधों को ऐतिहासिक बताया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, आजादी के अमृतकाल में आज देश विकसित भारत के संकल्प के साथ पूर्ण आत्मविश्वास व उत्साह से उत्कर्ष के पथ पर अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंच प्रण का संकल्प हमें मार्ग दिखाता है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, जिसकी भयावह आपदा से दुनिया के अनेक विकसित देश आज भी उभर नहीं पाए हैं। भारत तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों की पहुंच सुदूर क्षेत्रों तक हुई है। राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित हमारी सरकार ने अनेक युगांतरकारी निर्णयों से भारत के भाग्य व भविष्य को नई दिशा दी है। और अब बात मणिपुर की। हिंसा से प्रभावित राज्य मणिपुर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से शांति बहाली की कोशिशें लगातार चल रही हैं। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के मणिपुर दौरे पर इम्फाल में मौजूद हैं। आज यहां एक महिला प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और अपनी कुछ बातों को उनके सामने रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान मणिपुर में विभिन्न नागरिक समाज के लोगों से मुलाकात उन्होंने की। गृह मंत्री ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों से विचार विमर्श किया। और वहीं कल अमित शाह ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य परिषद के साथ बंद कमरे में राज्य की ताज़ा स्थिति को लेकर बैठक की थी, जिसमें राज्य में जल्द से जल्द सामान्य और शांति बहाली के मुद्दों पर निर्णय के लिए वहां पर लिए गए। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई, राहत उपायों में तेजी लाने और आम लोगों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेट्रोल, एलपीजी गैस, चावल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हिंसा में मारे गए लोगों को उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह शामिल भी हुए। और वहीं इससे पहले कल अमित शाह ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए आगे की योजनाओं पर चर्चा की।
मणिपुर के इम्फाल शहर में कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील दी गई है। ढील के दौरान लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों में उमड़ पड़े। ढील के दौरान शहर के ख्वैरामा बंद बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित करेंगे। वहीं इससे पहले सोमवार को ईडी मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार खबरों में बने हुए हैं। आज का दिन भी सिसोदिया के लिए अहम माना जा रहा है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुनाएगी, जिसमें ईडी की तरफ से यह कहा गया है कि आबकारी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की कथित गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। इससे पहले अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की और फैसला सुरक्षित रख लिया। आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ ईडी की ये 5वीं चार्जशीट थी। ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई सिसोदिया को इसी मामले से जुड़ी चल रही जांच में गिरफ्तार कर चुकी थी। आपको बता दें कि सीबीआई पहले ही गड़बड़ी के इस मामले में अपनी चार्जशीट फाइल कर चुकी है। हालांकि सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की है और 6 सप्ताह की जमानत मांगी है। इससे पहले निचली अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मामले के एक मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को पुलिस ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की लड़की को चाकू मारकर जघन्य हत्या करने वाले मामले में आरोपी साहिल को साक्षी हत्याकांड ने सभी को दहला कर रख दिया है। पुलिस ने आरोपी साहिल को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने आज आरोपी साहिल को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी, जिस पर 2 दिन की रिमांड मिल गई है। और वहीं दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में आरोपी साहिल द्वारा नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या पर दिल्ली की पुलिस उपायुक्त सुमन नलवा ने कहा है कि आरोपी साहिल से हम पूछताछ करेंगे और सबूत बरामद करेंगे। जो एक्यूज साहिल है उसको कल अरेस्ट कर लिया गया था बुलंदशहर से और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 2 दिन की उसको पुलिस कस्टडी मिली है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट पहलू जो होते हैं, अलग अलग पहलू, उसके ऊपर उसके साथ पूछताछ करेंगे और जो एविडेंस है उसको रिकवर कर रहे हैं। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है। कुछ एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं और बाकी के लिए ही हमने उसका पुलिस रिमांड लिया है। और इस दौरान इन 2 दिनों में हम और एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे, क्यों, कब, कहां, तो हर पहलू के ऊपर जांच चल रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीन सीमा सुरक्षा को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन की सेना की तैनाती उत्तरी सीमा पर बढ़ नहीं रही है, वो उतनी है जितनी 2020 में थी। भारतीय सेना द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति ना बिगड़े। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जोर देते हुए कहा कि हमें अपने दावे की वैधता बनाए रखनी होगी। सीमा विवाद को सुलझाना अलग मुद्दा है। जिन इलाकों में हम 2020 से पहले पेट्रोलिंग करते थे, जिन पर हमारा दावा है, वहां यथास्थिति बनानी होगी। The deployment of PLA on the northern borders is not increasing day by day. It is at that particular level as it was in 1920. They haven't gone back. So there's a challenge actually. The idea should be in this whole thing that we should be able to maintain the legitimacy of our claims. This is a small thing which I said including in my speech.
and we should be able to patrol those areas, which we did actually before this crisis happened in 2020. Our aim is not to resolve border issues. Resolving a border issue is a different thing, but right now it's to go back to your claim lines on what we did, maintaining some kind of a status quo. We were able to get back to all places, less two, Zemchok and Devsan. The negotiations are on. Hopefully that will also come up. We are hopeful of that. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर के हालात पर एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। जम्मू कश्मीर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। अमृतसर से कटरा जा रही बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अन्य घायलों का स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है। बस जम्मू जिले के झज्जर कोटली इलाके में करीब 200 फीट नीचे गिरी। ये जगह जम्मू से लगभग 35 किलोमीटर और कटरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। पुलिस के मुताबिक हादसे के पीछे ओवरलोडिंग एक बड़ा कारण हो सकता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि काफ़ी लोगों की जान इसमें गई है और बड़ा खतरनाक फैटल एक्सीडेंट रहा, जिसमें अच्छी बात है कि लोग ज़्यादा दूर नहीं थे, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचे हैं। हॉस्पिटल में केयर बहुत अच्छी मिली है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो इस वक्त हैं वो एकदम अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। 2-3 जो क्रिटिकल लोग हैं उनको भी बड़ा अच्छा ख्याल किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हॉस्पिटल तक ठीक पहुंचे हैं वो सही सलामत जहां से डिस्चार्ज होंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की जान गई है, हम लोग उन परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी पेश करते हैं और 10 की डेथ टोटल होगी अभी तक और 2 से 3 लोग क्रिटिकल हैं। राष्ट्रपति ने बस दुर्घटना पर शोक जताते हुए ट्वीट किया और कहा कि जम्मू में हुई बस दुर्घटना में कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। मैं घायल हुए लोगों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सोमवार की रात अनंतनाग जिले में टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए उधमपुर के एक नागरिक की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने उधमपुर निवासी दीपू को गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। वो निजी क्षेत्र के सर्कस मेले में काम करता था। ये मेला पिछले 1 महीने से लगा हुआ है। बताते हैं कि रात में आतंकी एम्यूजमेंट पार्क में पहुंचे और टेंट में सोने जा रहे दीपू को निशाना बनाकर गोली मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया गया ताकि वारदात में शामिल आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। वहीं एडीजीपी विजय कुमार का कहना है कि घटना में शामिल आतंकियों को खोज निकाला जाएगा। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के एकमात्र सांसद बालू धनोरकर का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कांग्रेस के सांसद बालू धनोरकर का मेदांता अस्पताल में निधन हुआ। बेहद कम उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले धनोरकर 48 साल के थे। बालू धनोरकर का बीते 3 दिनों से मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। किडनी की बीमारी के लिए उनका पहले नागपुर में इलाज चल रहा था। हालांकि 2 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर कर दिया गया था। धनोरकर बीते 2 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। 48 वर्षीय बालू धनोरकर अपने पीछे पत्नी प्रतिभा धनोरकर और 2 बेटे छोड़ गए हैं। प्रतिभा धनोरकर भी विधायक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बालू भाऊ नारायण राव धनोरकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें सार्वजनिक सेवा और गरीबों को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं, शांति।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर सांसद के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ने दुख व्यक्त किया है। परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सांसद श्री बालूभाऊ धनोरकर जी का निधन दुखद है। जनता से गहरा जुड़ाव रखते हुए उन्होंने आमजन की आशाओं को सदन तक पहुंचाने और पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। उनका निधन हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव से जुड़े ठिकानों में आज ईडी की छापेमारी चल रही है। झारखंड के विधानसभा क्षेत्र में पौड़िया हाट सीट प्रमुख मानी जाती है और यहीं से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव से जुड़े आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। नवंबर 2022 में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इस बार की कार्रवाई इसी सिलसिले में मानी जा रही है। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरे पर देवी गंगा की पूजा की जाती है और इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को मां गंगा अवतरित हुई थी, इसलिए गंगा दशहरा मनाते हैं। आज हरिद्वार सहित उत्तराखंड के विभिन्न गंगा घाटों पर भोर से ही स्नान और पूजन का दौर जारी है। गंगा स्नान के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। आज वाराणसी में गंगा दशहरा पर श्रद्धालु गंगा स्नान, दान, जप तप, व्रत और उपवास कर रहे हैं। गंगा की धरती पर अवतरण होने वाले दिन पर काशी के घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ है। लोग घाटों पर स्नान के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज के दिन सत्तू, घड़ा, पंखा आदि दान करने से कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। वहीं गंगा दशहरा को देखते हुए काशी के घाटों पर वाराणसी पुलिस के साथ ही जल पुलिस और NDRF के जवान अलर्ट पर हैं। उत्तर कोरिया जून में अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने सैन्य मामलों के प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि नियोजित लॉन्च का उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर नजर रखना है। उत्तर कोरिया द्वारा जापान को 31 मई से 11 जून के बीच उपग्रह लॉन्च करने की योजना के बारे में सूचित करने के एक दिन बाद ये बात सामने आई है। गवर्निंग वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष री प्योंग चोल ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया का निर्धारित उपग्रह प्रक्षेपण युद्ध की तैयारी को मजबूत करने के लिए एक अपरिहार्य कार्रवाई है। आगे बढ़ते हैं। नाटो के नेतृत्व वाले शांति सेना ने कहा है कि उत्तरी कोसोवो में सर्बो जाति के लोगों के साथ संघर्ष में उसके 25 सैनिक घायल हो गए हैं। सर्बो समुदाय के लोगों ने उन नगर पालिकाओं में से एक के कार्यालय पर कब्जा करने की कोशिश की थी जहां अल्बानियाई महापौरों ने पिछले सप्ताह पद संभाला था। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना के उत्तर में 45 किलोमीटर की दूरी पर ज्वेकान नगर पालिका में सर्बो जाति के लोग नाटो सैनिकों और कोसोवो पुलिस के साथ भिड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोसोवर अधिकारियों की सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सैनिकों ने आंसू गैस के गोले और हथगोले दागे। इसके जवाब में वहां जमा हुए सर्बों ने नाटो शांति सैनिकों पर पत्थर और अन्य कठोर वस्तुएं फेंकी। 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। वहीं जोकोविच ने पहले दौर के मुकाबले में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर कोवासेविक को 6-3, 6-2, 7-6 के अंतर से हराकर प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश किया। थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता की शुरुआत आज से बैंकॉक में होगी। भारतीय शटलर PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत की नजर इस टूर्नामेंट में खिताब जीतने पर होगी। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु थाईलैंड ओपन के पहले दौर में कनाडा की मिशेल ली का सामना करेंगी, जबकि श्रीकांत का सामना मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंचने वाली चीन के वेंग होंग यांग से होगा। महाराष्ट्र के पुणे में आज सुबह NDA की पासिंग आउट परेड हुई। देखिए उसकी कुछ शानदार झलकियां।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।